सबसे पहले बात दिल्ली की करेंगे। लोकसभा में सोमवार को उस समय भारी हंगामा देखने को मिला जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन की कथित घुसपैठ का मुद्दा उठाया और मुद्दा उठाते हुए सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने लद्दाख और डोकलाम से जुड़े घटनाक्रम का हवाला दिया। पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल जो रिटायर्ड हैं मनोज नरवणे, उनकी एक किताब को उन्होंने कोट किया। इसको लेकर सरकार ने तुरंत कड़ा विरोध दर्ज कराया, विशेष तौर पर राजनाथ सिंह ने। राहुल गांधी ने दरअसल सदन में कहा कि पूर्व सेना अध्यक्ष की किताब में ये उल्लेख है कि डोकलाम गतिरोध के दौरान चीनी टैंक भारतीय पोस्ट से मात्र 100 मीटर की दूरी तक आ गए थे। उन्होंने इस कथन के जरिए यह आरोप लगाने की कोशिश की थी कि सरकार देश को चीन की वास्तविक स्थिति के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बता रही है। हालांकि सरकार की ओर से तुरंत जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के आरोपों को भ्रामक और तथ्यहीन बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस किताब का हवाला देकर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं वो किताब अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ऐसे में उसके आधार पर संसद जैसे सर्वोच्च मंच पर बयान देना अनुचित है। राजनाथ सिंह ने सदन में कहा कि राहुल गांधी ऐसे तथ्यों को सदन में ना रखें जिनकी कोई विश्वसनीयता ही ना हो। मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी वो किताब सदन के पटल पर रख कर दिखाएं जिससे वो कोट कर रहे हैं। जिस किताब को वो कोट कर रहे हैं वो सदन के पटल पर लाकर रखें, क्योंकि जिस किताब का जिक्र किया जा रहा है वो अभी पब्लिश ही नहीं हुई है। हम भी उस किताब को देखना चाहेंगे। रक्षा मंत्री के हिसाब से इस बयान के बाद लोकसभा में शोर शराबा तेज हुआ। सत्ता पक्ष के सांसदों ने राहुल गांधी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया, नारेबाजी हुई। विपक्ष ने राहुल गांधी के पक्ष में नारेबाजी भी शुरू की। इस दौरान ये तस्वीरें भी देखी। हालात को देखते हुए लोकसभा स्पीकर ने नियमों का हवाला दिया। राहुल गांधी को इस विषय पर बार बार बोलने से रोकने की कोशिश भी वो करते रहे। इसके बावजूद राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठाने पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है और सरकार को देश की सच्चाई बतानी चाहिए। राहुल गांधी बार बार हस्तक्षेप और सत्ता पक्ष के विरोध के चलते सदन की कार्यवाही पहले 1 घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। 1 घंटे के बाद मतलब 1 घंटे के स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तब भी राहुल गांधी ने फिर से चीन की घुसपैठ का मुद्दा उठाया। इसके बाद एक बार फिर से सदन में जोरदार हंगामा हुआ पहले की तरह। स्पीकर को कार्यवाही दोबारा 1 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। शाम 4 बजे जब तीसरी बार सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। राहुल गांधी ने एक बार फिर से उसी किताब और उसी मुद्दे को हवाला देते हुए सरकार से जवाब मांगा। सत्ता पक्ष के सांसदों ने इसका कड़ा विरोध किया और इसे नियमों के खिलाफ बताया। देखिए, लगातार हो रहे हंगामे को देखते हुए लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को अगले दिन तक के लिए यानी ट्यूसडे मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया। दरअसल राहुल गांधी ने डोकलाम गतिरोध से जुड़े घटनाक्रम पर पूर्व थल सेना अध्यक्ष मनोज नरवणे की किताब का हवाला देते हुए ये दावा किया कि चीनी सेना ने भारतीय सीमाओं के बेहद करीब तक घुसपैठ कर दी थी। अब सरकार का कहना है कि जब तक किताब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है तब तक उसके आधार पर संसद में आरोप लगाना ये उचित नहीं है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि चीन से जुड़े संवेदनशील मामले पर गैर जिम्मेदाराना बयान देश की सुरक्षा और कूटनीतिक हितों को नुकसान पहुंचा सकता है, जो राहुल गांधी कर रहे थे। विपक्ष का तर्क है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सवालों से बच रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद में संसद के बाहर भी राजनीतिक बयानबाजियों का दौर चलता रहा। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए वो देशहित में है, जबकि भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी बिना प्रमाण के सेना और सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही बार बार बाधित होने से जो कामकाज है संसद का वो भी ठप रहा। ये मुद्दा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र आज बना रहा। कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो एक आर्टिकल में आया है। मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, नरवणे जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था उस लाइन में के तहत अपना बात को रखना चाहिए।
स्पीकर ने रूलिंग दिया, रूल 349 के तहत कोई भी मैगजीन, किताब या कोई भी पब्लिकेशन का जब तक आप ऑथेंटिक नहीं करते हैं या उस चर्चा से संबंधित नहीं है, चर्चा नहीं कर सकते। रूलिंग दे दिया। अब जब चेयर से रूलिंग देता है तो वो फाइनल होता है और चेयर को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लोकसभा स्पीकर के रूलिंग के बाद राहुल गांधी जी बार बार सेम गलती दोहराया जा रहा है। स्पीकर साहब ने फिर से उनको कहा कि व्यवस्था बना दिया गया है, रूलिंग हो चुका है, अब आगे बढ़िए। राष्ट्रपति का अभिभाषण पे आप चर्चा कीजिए, बोल नहीं रहा है। पूरा आधा घंटा राहुल गांधी जी ने समय बर्बाद करके नियम का उल्लंघन करते हुए बार बार एक ही चीज बोलते रहा। वो चाइना बॉर्डर को लेकर के बात करने लगा है। मैं कहता हूं उस समय चाहे अक्षय चीन हो, लद्दाख का सीमा हो और अरुणाचल प्रदेश में भी जो हिस्सा 1959 और 1962 में चीन ने जो कब्जा किया, आप कांग्रेस पार्टी आज वापस लेके दे सकता है। 1959 में कई जगह अरुणाचल प्रदेश में भी जो नेफा था और लद्दाख में भी चीन के कब्जे में गए हैं। मोदी जी आने का बाद तो हमारा पूरा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। वहां हमारा सीमावर्ती इलाकों में हर तरह का प्रबंधन फैसिलिटी दिया गया है। हमारा आर्मी मजबूत से खड़ा है। देखिए, सदन में और खास करके विपक्ष के नेता को वक्तव्य देने का अधिकार है, परंतु अपने संवाद में अगर ऐसे शब्द का उपयोग करेंगे, कैरेक्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कैरेक्टर ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर, ये शब्द का मतलब भारत में और सदन के भीतर चरित्र का हुआ। और देश के भीतर विपक्ष का नेता चरित्र की चर्चा करे जिसका संवाद किसी तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं है, तो ये तो बड़ा चिंता का विषय है। और जो स्पीकर साहब ने नियमन दिया बिल्कुल सही था, तो ये घोर चिंता का विषय है, शब्दों का उपयोग और उसके पीछे सोच। एलओपी को ये बात समझनी होगी कि ये सदन जो है नियम और कायदे से चलता है, नियम के ऊपर कोई भी नहीं है। एलओपी मुझे लगता है कि जब भाषण करने आते हैं पार्लियामेंट में तो एक बात वो पढ़ के आते हैं, उनको उसके बाहर जाकर दूसरी कुछ बात रखनी, वहां पर मुझे लगता है कि उनका कुछ प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन जब ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर यहाँ पर बात हुई है जो कहीं पर भी प्रकाशित नहीं हुआ है, जिसको ऑथेंटिकेट किसी ने नहीं किया है, ऐसी बात खुद के देश के खिलाफ इस पार्लियामेंट में रखना उनकी आदत बन गई है। बाहर जाकर भारत के बारे में बुराई करना उनकी आदत बन गई है। मैं कहूंगा कि राहुल जी सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे थे, एलओपी होकर के नियम को तोड़ रहे थे। सभा अध्यक्ष के बार बार आग्रह पर वो इस ढंग का बयान दे रहे थे। और मैं इसको कहूंगा कि अनुशासनहीनता था, बचकाना था। और ये बचकाना शायद अगर उनको कोई कहता कि जरा जल्दी बता दें कि चाइना से जो अपने फाउंडेशन के नाम पर पैसा लिया था उसी की वकालत कर रहे थे क्या? हम जो संसद के अंदर बोलते हैं वो संविधान की एक आर्टिकल है 105 और 105 कहता है कि हमको बोलने की आजादी है। उसी 105 में ये लिखा हुआ है कि कई एक चीजें ऐसी हैं जिसको कि स्पीकर को रूल बनाना है। लेकिन उसमें एक और जो कैच है 105 का, वो ये कहता है कि जो आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन का, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको सबसे पहले ध्यान में रखना है। आर्टिकल 19 का जो पॉइंट नंबर 2, 3 और 4 है, वो ये कहता है कि जहां दूसरे देशों के साथ संबंध खराब होने की बात हो, जहां नेबरिंग कंट्रीज की बात हो, जहां नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, उन चीजों में बात करने में परहेज करना चाहिए, नहीं बात करना चाहिए। सरकार ने ऑब्जेक्ट करके ना एक तरह से कलई खोल ली। उस किताब के उस अंश को मैंने भी पढ़ा है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में, एक भारतवर्ष जैसे देश में ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि सच बाहर आएगा। ये चिंता होनी चाहिए कि उस सच के बरक्स
हम क्या फैसले लेते हैं। मैंने खुद कई दफा मैगजीन्स कोट किए, इस हाउस में कई दफा ऑक्सफैम की रिपोर्ट मैंने कोट की है। तो जो चीजें आपको स्वीकार्य न लगे और सहज करें उसको खारिज कर दें, ऐसे संसदीय लोकतंत्र नहीं। बल्कि मुझको लगता है कि अगर राहुल जी चुपचाप उनको बोलने दिया जाता, इतनी बड़ी खबर नहीं बनती। अब ज्यादा बड़ी खबर हो गई। संसद में आज राहुल गांधी के पूरे आचरण को देखकर हम सबों को बहुत पीड़ा हुई है। सेना को बदनाम करना, सेना के आत्मविश्वास को कमजोर करना राहुल गांधी की फितरत बन गई है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है उनका। याद करिए, जब बालाकोट हुआ था तो उन्होंने सबूत मांगा था कि नहीं? जब उरी हुआ था तब उन्होंने सबूत मांगा था कि नहीं? उन्होंने ये भी कहा था कि सेना की शहादत पर राजनीति हो रही है। ये उनके शब्द हैं, मैं उनको कोट कर रहा हूं। ये उनके दिमाग का एक सिस्टम फिट हो गया है कि सेना को लेकर सरकार को एम्बैरेस करेंगे और सेना के आत्मविश्वास और सेना की रेपुटेशन दोनों को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। और इसके लिए मैं राहुल गांधी की बहुत भर्त्सना करता हूं। जहां तक जिस पूर्व आर्मी जनरल की बात वो कह रहे थे, उनका दर्जनों वीडियो पास में है जिसमें उन्होंने कहा है कि चाइना बुली था, उसको गलवान में भारत की सेनाओं ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। बात होगी ममता बनर्जी की। देखिए, जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विरोध भी तेज होता जा रहा है। हालत यह है कि ममता बनर्जी को दिल्ली आना पड़ा। आज सुबह वो अपने बंगाल भवन, जिसको बंग भवन कहते हैं, वहां पहुंची। वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों से वो बहस करने लग गई। उन्होंने अपना आपा खो दिया। आरोप ये रहे कि SIR से प्रभावित परिवारों को लेकर ममता बनर्जी यहां पहुंची हैं। राजनीतिक जितनी ज्यादा सरगर्मियां तेज आज SIR को लेकर देखने को मिली, इससे पहले कभी दिखाई नहीं दी थी। विरोधियों का कहना है कि ये सब चुनाव से पहले माहौल बनाने और घुसपैठियों के कथित वोट बैंक को बचाने की साजिश का हिस्सा है। बंग भवन के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात था। मुख्यमंत्री भड़क गईं। दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। आप देख सकते हैं, ममता बनर्जी ने दावा किया कि वो किसी आंदोलन के लिए दिल्ली नहीं आई हैं, बल्कि SIR से प्रभावित लोगों का बहुत बुरा हाल है, उनको न्याय दिलाने के लिए मैं दिल्ली आई हूं, अपने साथ 50 लोगों को लेकर आई हूं। हालांकि विरोधी दलों का सवाल है कि अगर आंदोलन नहीं तो फिर सुरक्षा कर्मियों से बहस, मीडिया के सामने तीखे बयान और केंद्र पर हमले क्यों किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि बंगाल भवन में ठहरे बंगाल के लोगों को डराया जा रहा है, जबकि विरोधियों का कहना है कि ये पूरी कवायद चुनाव आयोग के निष्पक्ष प्रक्रिया पर दबाव बनाने की कोशिश है। ममता बनर्जी बार बार SIR पर सवाल उठाकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। विरोधी दलों का आरोप है कि ममता बनर्जी SIR के माध्यम से अवैध घुसपैठियों की पहचान होने से बौखला गई हैं और उसी वोट बैंक को बचाने के लिए दिल्ली तक सियासी ड्रामा कर रही हैं। सवाल ये भी उठ रहा है, क्या ममता बनर्जी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर चुनावी फायदा उठाना चाहती हैं? ममता बनर्जी इस मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात और सुप्रीम कोर्ट में याचिका का हवाला भी दे रही हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा रही कि यह सब चुनावी रणनीति का हिस्सा है, ताकि बंगाल में SIR को लेकर भ्रम और डर का माहौल बनाया जा सके। देखिए किस प्रकार से बंगाल विधानसभा चुनाव नजदीक आने से SIR पर ममता का विरोध किस प्रकार से तेज हुआ है। बंगाल भवन पहुंचकर सुरक्षा कर्मियों से किस प्रकार की बहस उन्होंने की। SIR के नाम पर दिल्ली में किस प्रकार का सियासी ड्रामा चला, उसको समेटती है बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें। कोर्ट का बात नहीं सुनता, जनता का बात नहीं सुनता, मीडिया को तो घुसने ही नहीं देता, हमारा उधर में भी घुसने नहीं देता कोई मीडिया को। ऐसे ही देश चलेगा, ऐसे ही देश चलेगा। अरे बीजेपी रहेगा ना, वो तो एक चीज उठाने से आज हाउस में इतना गड़बड़ हो गया। बीजेपी रहेगा तब तो सब रहेगा ना। आप लोगों को कुर्सी बचेगा, लेकिन आप तो कुर्सी आज बचा सकता है, काल नहीं बचेगी। हमने बहुत इलेक्शन कमीशन देखा,
बीएससी से लेके नवीन कुमार से लेके टीएन शेषन और वेरी स्ट्रॉन्ग। हमने देखा ये लोग कभी ऐसा कोई पार्टी के लिए पेलआउट नहीं बना है, कोई तोतापाखी नहीं बनाई, कोई हिज मास्टर वॉइस नहीं बनाया। इसी के लिए हम लोगों को ह्यूमिलिएट किया है, हम लोगों को बात बोलने का बाद रिप्लाई नहीं दिया है ठीक से, ठीक ढंग से, हम लोगों को सम्मान किया है, हम लोगों को इंसल्ट किया है। इसी के लिए हम लोगों ने उसको बॉयकॉट करके चलाया मीटिंग। क्या 2002 में अगर हमारा पिताजी का नाम अब उसको कुंडली ले आने वाले जन्म का हम नहीं ले आ सकता है, तो अब इंस्टीट्यूशन डिलीवरी बहुत कम था, नहीं था। हम लोग भी घर में जन्म लिया, ऐसा देशों का कोई आदमी लिया, अभी इंस्टीट्यूशन डिलीवरी हुआ, अभी हॉस्पिटल में जाते हैं बच्चा होने के लिए, पहले नहीं था। आपको प्राइम मिनिस्टर को पूछिए, उनका माता जी का पिताजी का जन्म कुंडली मीन्स इंस्टीट्यूशन डिलीवरी का सर्टिफिकेट है। आपको जितना सीनियर लोग है, अगर अटल जी जिंदा रहता तो वो क्या दे सकते थे? अगर अडवाणी जी को पूछिए, हम उसको रेस्पेक्ट से कहती हूँ कि माता जी पिताजी का जन्म लिख दो, वो दे सकता है। दूसरा, ये बंचाल करते हुए 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन में जो वोटर लिस्ट था, जिसमें डेथ वोटर, फेक वोटर, नॉन इंडियन वोटर, डबल ट्रिपल एंट्री वोटर, ये सब नाम रखते हुए चुनाव करने के लिए इलेक्शन कमीशन को मजबूर करने का कोशिश और कॉन्स्पिरेसी अंडर द लीडरशिप ऑफ द चीफ मिनिस्टर with the connivance of the chief secretary and some DM, ये all together वर्क कर रहा है। SIR को बंचाल करो, फिर हायर कोर्ट में जाओ, डेमोक्रेसी को रक्षा करो, विद इन द टाइम इलेक्शन कराओ और पुराना वोटर लिस्ट में चुनाव कराओ। ये इसका पूरा हिडन एजेंडा है। इसलिए जो BLO भेजा है, लार्ज सेक्शन ऑफ BLO, दे आर पॉलिटिकली बायस्ड, दे आर कमिटेड टू TMC। ये लोग सब फॉर्म में नेम सरनेम जानबूझ के छोटा छोटा माइनर एरर किया। अच्छा एडुकेटेड रेपुटेड फैमिली, फ्रीडम फाइटर फैमिली, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, कलाकार, ये सब लोग को, स्पोर्ट्समैन, सब लोग को नोटिस देने के लिए मजबूर किया। ये सब किया। बंगाल में जो मूलभूत इशू है, भ्रष्टाचार, नारी सुरक्षा, सिंडिकेट, बेरोजगारी, टाटा को हटाते हुए शिल्पों का खत्म कर दिया। डिजास्टर हो गया हेल्थ एजुकेशन सिस्टम में, घुसपैठिया से बंगाल झील रहा है, बॉर्डर में फेंसिंग। बढ़ेंगे आगे। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में साल 2026-27 का केंद्रीय आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने इस बजट को बेहद शानदार बताया और बेहद शानदार बताते हुए इसे विकसित भारत की मजबूत बुनियाद बताया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय बजट में दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, AVGS सेक्टर में नए प्रयास और आम नागरिकों की प्रगति से जुड़े प्रावधान देश के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि यह बजट युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और देश की आर्थिक प्रगति भी सुनिश्चित करेगा, उसको नई गति देगा। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि इस बजट के माध्यम से दिल्ली में भी विकास कार्यों को तेजी मिलेगी और बुनियादी ढांचे के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। सुना, देखा, माननीय वित्त मंत्री जी ने इसे संसद पटल पर प्रस्तुत किया और मैं अपनी ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ
कि जिनके मार्गदर्शन में विकसित भारत के संकल्प को मजबूत आधार देने वाला हमारा ये बजट हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा रखा गया। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने एक बहुत ही संतुलित, दूरदर्शी और आम नागरिकों की जरूरत के अनुसार इस बजट को बनाया और हम सबको दिया। साथ ही मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का भी विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने दिल्ली की सुरक्षा और कानून व्यवस्था और प्रशासन से जुड़ी जो व्यवस्थाएं हैं उनको मजबूत करने के लिए हमें विशेष रूप से संबल दिया। और मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो पूरा बजट है ये देश के हर वर्ग को भरोसा देता है, गरीबों को सहारा देता है, देने वाला बजट है ये, युवाओं को मौका देने वाला, महिलाओं को सम्मान और ताकत देने वाला, और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और एक साफ रोड मैप दिखाने वाला। चलिए बढ़ेंगे आगे, अगली खबर की अब हम करेंगे बात। दिल्ली हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन देश भर से उसकी सजा को बढ़ाकर फांसी में बदलने की मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल से भी ये मांग उठी है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ राम स्वरूप शर्मा की ये खास रिपोर्ट। कश्मीर का मोस्ट आतंकवादी यासीन मलिक, जिसने अनगिनत असंख्य सैकड़ों हिंदुओं की हत्या की, उसको जेल में बिठाकर बिरयानी परोसी जा रही है। जबकि ऐसे आतंकवादियों को बिरयानी नहीं खिलाना है, तत्काल फांसी दी जाए और चौराहे पे फांसी दी जाए। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल समस्त सरकार से, केंद्र सरकार से, बीजेपी सरकार से मांग करती है ऐसे आतंकवादियों को बिल्कुल जेल में रख के बिरयानी न खिला जाए, खाना पीना न दिया जाए, तत्काल नंगा करके चौराहे पे फांसी दी जाए। यासीन मलिक को अगर फांसी मिलेगी तो इससे आतंकवादियों में किस तरह का भय जाएगा? इसमें बिल्कुल आतंकवादी में भय जाएगा। जो भी जिहादी तत्व के लोग हैं, आतंकवादी तत्व के लोग हैं, उनमें एक भय का माहौल पैदा होगा। हमारी सरकार से हम यही आग्रह करते हैं कि जो भी जिहादी तत्व हैं, यासीन मलिक जो इतना बड़ा आतंकवादी है, उसको जेल में इतनी सुविधाएं दी जा रही है, बिरयानी खिलाई जा रही है, तो ये किस लिए हो रहा है? क्या वो किसी का दामाद है? क्या सरकार का दामाद है? तो हम यही चाहते हैं, विश्व हिंदू परिषद यही मांग करता है, इसको तत्काल फांसी दो और जो जितने भी जिहादी तत्व हैं उनको तत्काल फांसी देकर हिंदू समाज में एक संदेश दें कि अब जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई अच्छे से सरकार के द्वारा की जा रही है। टैक्स जनता भरती है, टैक्स का जो रुपया है वो इकट्ठा होता है और फिर आतंकवादियों की सेवा में सरकार में खर्च किया जाता है। ये तो बहुत ही गलत निर्णय है कि जिस प्रकार से कि यासीन मलिक को रखा हुआ है, हमारा देश का पैसा और ऐसे आतंकवादी पर खर्च किया जा रहा है। ये तो बहुत निंदनीय घटना है। जल्द से जल्द यासीन मलिक पे कार्रवाई होके उस पर फांसी की कार्रवाई होना चाहिए। कैसे देखते हैं, इससे किस तरह का एक डर का माहौल होगा यदि उसको फांसी होती है? क्या देखिए, यासीन मलिक खुद तो आतंकवादी है, पर कई प्रकार के आतंकवादियों को वो एक प्रकार से मसीहा है। कई सारे आतंकियों को उसने पनाह दी है, संरक्षण दिया है, और उसको जेल में बैठाकर उसको बिरयानी खिला रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसे आतंकियों को जो है बीच चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए, जिससे जो आम जनमानस के मन में जो भय है इनके प्रति, वो भय इन आतंकियों को हो जाए। ऐसी सरकार को कड़ी से कड़ी सजा इनको देनी चाहिए। गोरक्षकों को सिर्फ गो तस्करों से ही नहीं बल्कि कानूनी पचड़ों से भी लड़ना पड़ता है। वो गो तस्करों से किसी तरह अपनी जान बचा भी ले तो हमारे कानून उन्हें इतना परेशान कर देते हैं कि उन्हें लगने लगता है कि वो गो तस्करों को रोककर कहीं ना कहीं अपराध तो नहीं कर रहे हैं। गोरक्षकों को कानूनन कितनी परेशानियां होती हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, ये सारी बातें हमारे संवाददाता सागर कुमार ने गोरक्षकों से बातचीत के दौरान जानी। क्या कहा गोरक्षकों ने, देख लीजिए इस रिपोर्ट में। देश के अंदर गोहत्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, लेकिन अगर आपने देखा होगा कैसे हरियाणा, राजस्थान के अंदर गोतस्कर जिस नाम से थर-थर कांपते थे, हालांकि वो नाम इन दिनों जेल के अंदर है, मोनू मानेसर। लेकिन एक नाम ऐसा है कि अगर गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है तो वो उस नाम की नेहा पटेल है। आज नेहा पटेल दिल्ली के अंदर है, और वो दिल्ली के अंदर, गुजरात से दिल्ली के अंदर क्यों आई है, ये तो नेहा पटेल जी से खुद पूछते हैं। लेकिन चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे फिर हरियाणा हो, चाहे फिर मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, देश के अलग अलग हिस्से के अंदर जिस तरह से मतलब
गो हत्या लगातार बढ़ती जा रही है, उसके लिए गोरक्षक, जो देश का गोरक्षक है, वो एक हो रहा है। वो लगातार ये मांग हो रहा है कि गो हत्या पर कोई ठोस और बड़ा कानून ऐसा बने जिससे गो तस्कर गो माता पर हाथ डालते हुए डरें। गुजरात में अगर एफएसएल कितनी देर में मिल जाएगी? कुछ घंटों में आ जाती है। कुछ घंटों के अंदर। लेकिन यहाँ तो इसी मामले में फंसा रहता है, कई बार पेच भी पुलिस वाले फंसा देते हैं कि ये तो दूसरा मास था, ऐसा भी कुछ मेरा ही एक मामला है जिसमें गोहत्या हुई थी, गाय को पॉइजन दिया गया था। आज 5 साल से भी अधिक हो गए हैं, पीएम रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। मतलब एफएसएल भी तेज है गुजरात के अंदर? बिल्कुल तेज है। और दूसरे की अभी वो हमारे वहाँ तो एफएसएल वैन हुआ करती थी, मूविंग एफएसएल, मतलब वो चलती हुई बता रही है। हाँ वो होती थी। अभी वो सरकार वापस करने वाली है, शुरू करने वाली है, तो स्थल पर ही आ जाती थी और हमें रिपोर्ट दे दी थी, पुलिस को रिपोर्ट दे दी थी। और दिल्ली के अंदर दिक्कत? दिल्ली के अंदर तो पीएम की रिपोर्ट आना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। पहले तो हमारी लड़ाई ये रहती है कि हम गो तस्करों को पकड़ते हैं, पकड़वा के प्रशासन से जब हमें कोई मदद नहीं मिलती, प्रशासन के हाथ जोड़ के विनती कर करके एफआईआर जब रजिस्टर्ड होती है, फिर पीएम होती है और पीएम की रिपोर्ट आने तक कुछ भी नहीं होता और रिपोर्ट आती ही नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। केवल गुजरात की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी एफएसएल की ऑन व्हील्स क्या कहते हैं पीएम रिपोर्ट आती है, वहाँ पर डिक्लेरेशन होती है कि ये गो मास है या नहीं है, लेकिन दिल्ली में पीएम की रिपोर्ट आना ही एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तुम तो सड़कों पर भी उतर रहे हो लगातार। बिल्कुल, हम गवर्नमेंट से, सरकार से गो हत्या पे कड़े कानून की मांग कर रहे हैं और काउ प्रोटेक्शन फोर्स जैसे यूपी और हरियाणा में है, ऐसे दिल्ली के अंदर भी गठन करे जाए, ये अपनी मांग कर रहे हैं ताकि गौ माता को न्याय मिल सके। जो दिन प्रतिदिन जो गौ माता की हत्या हो रही है वो उस पर रोक लगाई जा सके। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो गुजरात में एक लंबे समय तक गोरक्षक के उसमें काम कर रहे हैं, कई हजार गौ माता को आप बचा चुके हैं। मतलब दिल्ली में अब क्योंकि सरकार है, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि लगातार गौ माता कट रही है। ये अगर ये यमुना जी देख रहे हैं, इसके किनारे कई ऐसा, मतलब एक किस तरह का यहाँ पर एक साजिश भी चल रही है, मैंने सुना। देखिए, ये यमुना माई के अंदर ही, जैसे हमारे धर्म में ये भी हमारी एक मांग है, और जमुना के जो वाटर पोल्यूशन है वो हमारी सरकार की सबसे बड़ी समस्या है। वहीं पे यहाँ पे तस्कर आते हैं, गौ माता का वध करते हैं और गौ माता के अवशेष जो उनके काम के होते हैं वो लेके चले जाते हैं और गौ माता के सर, उनका ब्लड सारी हमारी जमुना माई में डाल देते हैं। बहुत हैरानी का विषय है, क्योंकि इससे यही पानी आगे डैम पे फिल्टर होके वो सभी हिंदुओं के घर में जाता है और ये एक प्रकार का बड़ा जिहाद की साजिश है जो इन हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। गौ माता का रक्त हमारी जमुना माई में आ रहा है। साजिश है कहीं ना कहीं। जी साजिश है। और मैं तो एक कहूंगी कि बीजेपी स्टेट्स में एटलीस्ट आप सख्त कानून बनाए जो गुजरात में है, ना एमपी में है, ना राजस्थान में है, ना दिल्ली में है। तो ये सिर्फ गुजरात का इन विषय नहीं है। गौ हत्या, गौ सुरक्षा पूरे जितने बीजेपी स्टेट्स हैं, कांग्रेस करे ना करे वो है उनका विषय, पर बीजेपी में तो करे कम से कम, जिससे कांग्रेस राज्य में जाने से रुक जाएगा। बॉर्डर पर ही नहीं जाएंगे कांग्रेस शासित राज्य में। मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं कर रही हूँ, पर मुझे ऐसा है कि बीजेपी शासित राज्यों में सख्त कानून गौ हत्या का होना चाहिए, जिससे कसायों पे लगाम लगाना चाहिए। और हमारे वहाँ तो गुस्सी टॉक भी है, जैसे महाराष्ट्र में मकोका लग जाते हैं अगर हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं तो। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, 10,000 फाइन है मुझे बताया, दिल्ली में तो छूट जाते हैं। तो ये तो आपकी सरकार है ना, हिंदुओं ने वोट दिए हैं आपको। अगर आपको वोटर्स का वोट चाहिए तो आपको हिंदुओं की बात सुननी पड़ेगी और गौ रक्षा को गौ प्रोटेक्शन फोर्स दीजिए और ये जल्द से जल्द होना चाहिए। हमें भीख नहीं मांगनी है, वरना हम और बड़ा सा आंदोलन। पश्चिम बंगाल से गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है। राज्य में कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल इसके बाद खड़े होने लगे हैं। ये मामला कलकत्ता से सटे बाली विधानसभा क्षेत्र के लिलुआ इलाके का है, जिसे एक व्यस्त और आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है। जानकारी के मुताबिक 31 तारीख के शाम करीब 10 से 15 लोगों के एक समूह ने लाठी डंडों के साथ एक परिवार पर अचानक हमला कर दिया। इस दौरान आसपास मौजूद कई दुकानदारों के साथ भी मारपीट की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमलावरों ने इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश की। पीड़ित दुकानदार और किराएदारों का दावा है कि वो पिछले लगभग 60 वर्षों से इस इलाके में रहकर दुकानदारी का कार्य कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। करीब 335 दुकानदार और कई किराएदारों का कहना है कि संबंधित जमीन का विवाद अदालत में विचाराधीन है। उन्हें हाईकोर्ट से वहां रहने और व्यापार करने की अनुमति प्राप्त है। स्थानीय लोगों के अनुसार उन्होंने हमेशा कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है। उनका कहना है कि वे बढ़ा हुआ किराया देने या जरूरत पड़ने पर सामूहिक रूप से जमीन खरीदने तक के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि अगर अदालत उन्हें जगह खाली करने का निर्देश दे तो वे उसका भी पालन करने को तैयार हैं। आरोप है कि जब प्रमोटर कानून रास्ते से सफल नहीं हो पाए तो दबाव और हिंसा का सहारा लिया गया।
पीड़ितों का कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की गई है। पहले भी कथित रूप से उनके ऊपर दबाव बनाया गया। 31 तारीख की रात हिंसक हमला हुआ। इस घटना में सावित्री सिंह नाम की एक महिला घायल हुई हैं। उनका आरोप है कि जब वे अपने भाइयों को बचाने आगे आई तो उनके साथ भी मारपीट की गई, कपड़े फाड़े गए, जान से मारने की धमकी दी गई। यह आरोप राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सबसे गंभीर आरोप पुलिस की भूमिका को लेकर भी लगाए गए। पीड़ितों का कहना है कि घटना के दौरान पुलिस को कई बार फोन किया गया, लेकिन पुलिस करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची, जबकि नजदीकी थाना महज 5 मिनट की ही दूरी पर है। पुलिस के पहुंचने तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। चलिए, हम लोग का ये जो 18 नंबर का एरिया है, काफी साल से, समझ लीजिए हम लोग 7-8 साल से केस चल रहा है इसका ऊपर, और ये अंदर ही भाग में 25 साल लगभग हो गया केस चल रहा है। तो हम लोग दुकानदार हैं, हम लोग कोई झगड़ा या मारपीट या कोई गाली गलौज में हम लोग आने नहीं चाहते। हम लोग को दुनिया में हम तो बिजनेस करना है जस्ट, और कोई बात नहीं है। शांति से हम लोग रहने वाले हैं। हम लोग को पास जब ये लोग जोर डाला है प्रमोटर की तरफ से, तो हम लोग एक ही बात बोले, हम लोग आइन के रास्ते में जाएंगे। आइन अगर हम लोग को बोलेगी कि आप लोग उठ के चले जाओ, तो हम लोग उठ के चले जाएंगे। संविधान को मान के चलना है। कोर्ट ने जो वर्डिक्ट देगा हम लोग सर आंखों पे देके उसको मानेंगे, जरूर मानेंगे। लेकिन हम लोग का ये जो बात उन लोग को हजम नहीं हुआ, वो लोग चाहते हैं कि तुरंत हम लोग को जैसे भी हो उठा के बाहर निकाल दे, या वो लोग जिस तरह से मांगेंगे हम लोग उस तरह से ही चलेंगे। वो लोग का बात पे हम लोग को हिलना पड़ेगा। ये जो है हम लोग का बात सही नहीं लगा, इसीलिए हम लोग उसको अपना आइन के रास्ते से गए, प्रशासन के पास हम लोग हेल्प मांगे, वो लोग को हजम नहीं हुआ, इसीलिए वो लोग आके हम लोग के ऊपर हमला बोल दिया। मेरी वो दीदी है सावित्री सिंह, मैं आया, मेरा भाई है, दोनों जन को 100 से ऊपर गुंडे आ गए। बोलते हैं तुम लोग को, पहले तो आया 4:30 बजे, उन लोगों को एक बार अटेम्प्ट किया, तो हम लोगों ने जब चाबी बोला कि नहीं है मेरे पास, हम देंगे ही नहीं, तुम्हारा कोई पावर नहीं है, किस लिए बोलते हैं वो सब हम लोग नहीं जानता, तुम दो, नहीं तो तुम आज गोली खाएगा या तो तुम लोग का डेड बॉडी यहाँ गिरेगा, बाई हुक बाई क्रुक हम लोग लेके रहेगा। तो हम लोगों ने वो वीडियो क्लिपिंग करके थाना को भेजी, उसी को भेजी, तो उसी ने बोला अच्छा ठीक है हम देख रहे हैं। उसके जस्ट 1 घंटा के बाद पूरा दल बल लेके 100 से ऊपर लोगों को लेकर के आ गया। पूरे मेरे घर के अंदर ढुकने की चेष्टा की गई है। बाकायदा CCTV फुटेज है मेरे पास में, पूरे डंडे से, रॉड से, गोली से। बोलता अभी तो इससे नहीं मानेगा तो तुम लोग जान से जाएगा, सीधा ऊपर जाएगा, तुम लोग सोच ले। सबको दी है, बाकायदा चिट्ठी है मेरे पास, मैंने CP को दिया, मैंने भवानी भवन में रिपोर्ट किया, लोकल नेताओं को भी रिपोर्ट किया, लेकिन किसी का कोई प्रभाव नहीं है। इवन थाना भी बोलता है कि आप लोग जाकर वहाँ सेटल करिए, ये करिए। जो यहाँ के लोकल हैं, इन्वॉल्व हैं, जो भी पॉलिटिशियंस हैं। इसी के साथ जनमत में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।